हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लियर एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में अपन MPPSC के GS4 का यूनिट 1 जिसका नाम है फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, इसका अपन जो पहला टॉपिक है सोक्रेट्स के बारे में, अपन उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि एक ग्रीक फ़िलोसफर थे। और मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जो भी अपन इसमें कवर करेंगे वो आपके MPPSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होगा। ना मैं बहुत ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ना बहुत कम दूंगा, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ये पूरी तरीके से कवर कर लेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इनको देख लीजिए। ये सोक्रेट्स हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये ग्रीक फ़िलोसफर सोक्रेट्स हैं, काफ़ी ग्रेट फ़िलोसफर हैं। अपन इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ही वॉज द फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलोसफी। इनको वेस्टर्न फ़िलोसफी का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इनको, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे इनकी फ़िलोसफिकल थिंकिंग के बारे में। तो इनको एज अ टाइटल दिया गया है द फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलोसफी। इनका जो बर्थ ईयर है ये वो 470 और 469 इसके बीच में है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कि 470 है कि 469 BC है। इसके बारे में मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सीज़ है, लेकिन जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो यही है कि 470 से लेकर 469 BC में इनका जन्म हुआ था ग्रीस में, एथेंस में। ठीक है, तो ये बात थी। तीसरी बात ये कि इन्होंने एज अ स्टोन मैन भी काम किया था। क्यों? जैसे वो होते नहीं है मजदूर टाइप, इन्होंने मजदूरी भी की थी अपने समय पर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। आगे जाकर इन्होंने फुट सोल्जर का भी काम किया। आप खेलते हो ना चेस में वो आगे खड़े रहते हैं पैदल, तो वही इन्होंने आर्मी में, जो एथेंस की आर्मी थी ग्रीस की, उन्होंने एज अ फुट सोल्जर भी उसमें काम किया। और ही वॉज ऑल्सो एक्टिव फॉर एथेंस इन बैटल ऑफ एम्फिपोलिस, डेलियम एंड पोटिडिया। इसका और काफ़ी ज़्यादा बैटल्स में भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया एथेंस का। और मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रीस में काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुए थे। ग्रीस के पर्शिया के साथ काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुए जिसमें इनका पार्टिसिपेशन रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोक्रेट्स इज़ मोस्ट एग्जाम्पलरी एंड स्ट्रेंजेस्ट ग्रीक फ़िलोसफर। जो सोक्रेट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो एक ऐसे फ़िलोसफर थे जिनका उदाहरण आप कहीं पर भी दे सकते हो। वो इतने ग्रेट फ़िलोसफर थे और एज अ स्ट्रेंज ग्रीक फ़िलोसफर। वो स्ट्रेंज कैसे थे? वो स्ट्रेंज ऐसे थे कि उन्होंने अपने बारे में कभी इन्होंने आज तक नहीं बताया क्लियरली। इनका एक ही मकसद था, इनका एक ही गोल था कि जो मैंने सीखा है अभी तक अपनी लाइफ में वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं, उनको सिखाऊं। तो वो गली गली घूमते थे, लोगों को एजुकेट करते थे, उनको समझाते थे, और लोग इनकी बातें सुनकर वहीं पर सरेंडर कर देते अपने आप को। इनकी बातों में इतना ज़्यादा वज़न होता था कि हर कोई इनकी बात मानने पर तैयार हो जाता था। जो एडल्ट्स थे, जो यूथ था, वो इनकी बातों को सुनने के लिए घंटों खड़ा रहता था और ये अपनी टीचिंग्स को ऐसे ही गली में फैलाया करते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पलरी फ़िलोसफर थे। अपन आगे चलते हैं। 6 पॉइंट ये है, देखिए मैंने इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ही कवर करे हैं। अपन को इनके पूरा उसमें नहीं जाना है क्योंकि सिलेबस में फ़िलोसफिकल थिंकिंग के बारे में ज़्यादा जाना गया है, तो थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ा सा और अपन पूरा फ़िलोसफिकल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। उनकी जो पढ़ाने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है। तो जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है और आप सोक्रेट्स के पास गए अपनी समस्या को लेकर कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो वो चुप हो जाते थे, वो कोई जवाब ही नहीं देते थे। वो तब तक जवाब नहीं देते थे जब तक आप अपना जवाब खुद से ना ढूंढ लो, और जब आपको जवाब मिल जाए तो आप उनको बताओ, और तब वो एक्चुअल जो सॉल्यूशन है उसके बारे में वो बता सकें। उनका ये मानना था कि जो पर्सन है, जो इंसान है, वो हर तरीके से सबसे आगे है, तो वो अपने ब्रेन को, अपने थिंकिंग को इतना आगे डेवलप कर ले कि वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढ सके। ये उनकी थिंकिंग थी। अब क्या हुआ? अब वॉर तो चल रहा था, पर्शिया और ग्रीस में युद्ध चल रहा था, मार काट मची हुई थी। तो वॉर हुआ पर्शिया और ग्रीस के बीच। ग्रीस उसमें हार गया, ग्रीस उसमें बहुत बुरी तरीके से हारा। तो इसका फ़ैसला क्या लिया गया? ग्रीस की जूरी के द्वारा, जो ग्रीस में जज थे उनके द्वारा फैसला लिया गया
कि ये जो 6 कमांडर्स हैं इनकी वजह से अपन हारे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ग्रीस हार गया तो इसका इल्ज़ाम वो खुद पर तो लेगा नहीं कि हमारी सिस्टम की गलती की वजह से हम लोग हारे। वो अपने लोगों को साथ में रखने के लिए क्या बोलेगा कि ये 6 कमांडर्स थे, इनकी गलती की वजह से हम युद्ध हार गए। लेकिन सोक्रेट्स तो ग्रेट फिलोसफर थे, उनको ये चीज़ मंजूर नहीं हुई। वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो। और पुराने टाइम में जो ज्यूरी थी, जो ज्यूरिडिक्शन था, वो काफ़ी अजीबोगरीब था। वहाँ पे तो मतलब लोगों को कुचल कर ही न्याय दे दिया जाता था। तो ये काफ़ी गलत था उस समय पर। ज्यूरी ने इसके लिए ब्लेम किया सोक्रेट्स को भी। सोक्रेट्स ने 6 कमांडर्स का साथ दिया, उसको सोक्रेट्स को भी ज्यूरिडिक्शन ने ब्लेम किया कि सोक्रेट्स भी गलत है, सोक्रेट्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सोक्रेट्स ने अपनी हर जगह पर इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रखी है और लोगों को ये टीचिंग्स फैला रहे हैं, न जाने क्या क्या सिखाते रहते हैं गलत सलत। इसकी वजह से ग्रीक्स को हारने का सामना करना पड़ा। तो जो वहाँ पे जो जजेस थे, जो ज्यूरी थी, उन्होंने सोक्रेट्स की इतनी हाई पॉपुलैरिटी को देखकर बोला कि आप सबके सामने माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन जो सोक्रेट्स थे वो इतने महान थे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। वो बोले कि मेरी गलती ही क्या है, मैंने कोई गलती नहीं करी जिसकी वजह से मैं माफ़ी मांगूं। और उनको सज़ा दी गई कि आप ये पॉइज़न हेमलॉक पी लीजिए और मर जाइए। उनको पॉइज़न हेमलॉक दे दिया गया। और ये एग्ज़ाम में पक्का आएगा कि उनको कौन सा पॉइज़न दिया गया था, ये आपको लिखना ही लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनको पॉइज़न हेमलॉक दिया गया था जिसकी वजह से उनकी तड़प तड़प के मृत्यु हो गई थी। ये पॉइज़न हेमलॉक कोई नॉर्मल पॉइज़न नहीं है कि आदमी मर जाए, नहीं, ये इतना डेडलीस्ट पॉइज़न है कि बहुत बुरी मौत होती है इससे। और उन्होंने इस विष के प्याले को हंसते हंसते पिया था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से गलत नहीं थे, इतने महान थे सोक्रेट्स। आगे अपन पढ़ेंगे दैट ही वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो एक मतलब वो मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि वो सिद्धांतवादी आदमी थे जिन्होंने जो इतना डेडलीस्ट पॉइजन था उसको हंसते हंसते सबके सामने पी लिया। जो मृत्यु थी उस मृत्यु तक ने उनको रिस्पेक्ट दी। द डेथ ऑल्सो रिस्पेक्ट्स हिम। इतने महान थे सोक्रेट्स। उनके बारे में कुछ ये बात भी है कि वो जो डेमोक्रेसी है उसके वो क्रिटिक थे, मतलब डेमोक्रेसी को वो थोड़ा सही नहीं मानते थे। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि आप डेमोक्रेसी चला रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब तक आप सोसाइटी को पूरी तरीके से अवेयर नहीं कर दोगे, जब तक आप सोसाइटी को एजुकेट नहीं कर दोगे, तब तक डेमोक्रेसी पूरी तरीके से काम नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल आपको देखने में मिला हिटलर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर की वजह से, हिटलर क्या था, हिटलर एक लोगों ने उसको इलेक्ट करके ही तो आगे बढ़ाया था, और उसके वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड का मतलब स्टार्ट हुआ। और कितनी ज़्यादा मास लेवल पर मैसाकर हुआ। तो ये वो कहना चाहते थे। आगे हम पढ़ते हैं। सोक्रेट्स wants rule to be done by every individual over himself to lead a sacred life। सोक्रेट्स का ये कहना ये था कि अगर आपको एक सैक्रेड लाइफ, एक पवित्र जीवन जीना है, तो आपको खुद को रूल करना पड़ेगा अपने हिसाब से। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। रूल मतलब अपने बॉडी पर, अपने माइंड पर आपको खुद रूल करना पड़ेगा। अपनी बॉडी पर आपका खुद का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी और का आप पर कंट्रोल हो। तो ये सब सोक्रेट्स दिखाना चाहते थे। और लास्ट पॉइंट ये है, सोक्रेट्स डजंट नोट एनीथिंग अबाउट हिज लाइफ। सोक्रेट्स चाहते तो अपने बारे में बहुत कुछ लिख सकते थे, अपनी टीचिंग्स के बारे में बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी टीचिंग्स को, अपने मैसेज को हर जगह फैलाना स्टार्ट किया। वो गलियों में निकल जाया करते थे, सबको सिखाया करते थे, सबको पढ़ाया करते थे, अपनी टीचिंग्स के बारे में बताया करते थे, और अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने पूरे वेस्ट में फैलाया, जो कि आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ऐसे कमाल के सोक्रेट्स थे जिनके बारे में अपन ने आज बात की। तो ये थे वो महान सोक्रेट्स जिनके बारे में अपन ने पढ़ा। लोग बोलते हैं कि इनकी अपीयरेंस काफ़ी अच्छी नहीं थी। खैर, अपन को किसी की भी अपीयरेंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग बताते हैं। मैं आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि आप इसको एग्ज़ाम में लिखना। मैं बस बता रहा हूँ कि लोग बोलते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव नहीं थे,
मतलब थोड़ा डरावने तो दिखते थे, लेकिन इनकी जो टीचिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा महान थी। तो आज का लेक्चर अपन ये भी समाप्त करते हैं। तो क्लियर एग्ज़ाम्स की तरफ से आज ये लेक्चर ख़त्म होता है, और मैंने इसमें हर चीज़ वो कवर करी है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। इसके बाहर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 मार्क्स में या ज़्यादा बड़े मार्क्स में, ज़्यादा मार्क्स में आप इसको ईज़िली लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।